हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 20 सितंबर 2023 की करंट अफेयर्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको डेली इस क्लास की पीडीएफ, करंट अफेयर्स क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। इसमें हम करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और उससे संबंधित जो भी प्रीवियस करंट अफेयर्स होती है उसका भी हम इसमें रिवीजन करते हैं। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप कहीं किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को ज़रूर देखें और अंत तक बने रहें, क्योंकि हम लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन होंगे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स सभी को डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कनाडा में कौन है? हरदीप सिंह निज्जर, जो खालिस्तानी समर्थक समूह के अध्यक्ष बने हुए हैं। हाल ही में इनकी हत्या कर दी गई है और कनाडा ने इसकी हत्या का आरोप किस पर थोपा है? भारत पर थोपा है। इसलिए 18 सितंबर 2023 को भारत के राजनयिक यानी कि भारत के राजदूत को जस्टिन ट्रूडो, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भारतीय राजदूत को निष्कासित कर दिया है। तो हाल ही में किस देश ने भारत के राजदूत को निष्कासित किया है? कनाडा ने। क्यों किया है? उनका आरोप है कि जो खालिस्तानी समर्थक समूह का हेड था हरदीप सिंह निज्जर, जो कनाडाई देश का नागरिक था, उसकी हत्या भारत ने करवाई है। तो इसलिए भारत के राजदूत को कनाडा ने निष्कासित कर दिया है। और उससे अगले ही दिन भारत ने भी, यानी कि 19 सितंबर 2023 को राजनयिक, जो कनाडा के वरिष्ठ राजनयिक थे, राजदूत थे, उसको निष्कासित कर दिया है और 5 दिन का समय दिया है कि वे अपने देश में वापस चले जाएं। तो हाल ही में भारत ने किस देश के राजदूत को निष्कासित किया है? हमारा आंसर है कनाडा। अब हम देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कनाडा से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं? कनाडा की राजधानी का नाम क्या है? ओटावा। और कनाडा सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश है। विश्व में सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा। लेकिन भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जस्टिन ट्रूडो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पर हुआ था? कनाडा में। कब? 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था। और हाल ही में सन 2022 में COP15 का आयोजन हुआ है, जो जैव विविधता से संबंधित है। इसको भी हमको ध्यान रखना है। और गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है? विनिपेग। विनिपेग कहाँ पर है? कनाडा में स्थित है। ये थे कनाडा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर। नई संसद भवन का पहला दिन कब था? 19 सितंबर 2023 को। इसमें विशेष अधिवेशन चला हुआ है और कानून मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। इसमें हाल ही में 19 सितंबर को लोकसभा में 128वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। इसमें लोकसभा और राज्यसभा और दिल्ली लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली की विधानसभाओं में 33% सीट महिला आरक्षित करने की बात कही गई है। और इस बिल का नाम क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जो जब भी यह लागू होगा तो यह 15 साल के लिए लागू होगा। बाद में जैसे SC ST की सीटों का रिजर्वेशन को आगे बढ़ा दिया जाता है, तो इसको ऐसे आगे बढ़ाया जा सकता है यदि सरकार को अच्छा लगे तो। लेकिन जब यह शुरू होगा तो केवल 15 वर्ष के लिए शुरू होगा। इसमें क्या क्या होगा? पहले लोकसभा में पेश होगा, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति इस पर साइन करेगा तो यह एक्ट बन जाएगा। लेकिन अभी तक एक्ट नहीं बना है। यह बिल कौन से क्रम का है? 128वां बिल है और इसका नाम क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जो हमारी संसद है, नई संसद भवन और पुरानी संसद भवन, उसकी चर्चा हम 10th क्वेश्चन में करेंगे, तो अंत तक बने रहें। सन 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे। यह अधिनियम उस लोकसभा चुनाव में लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सरकार का कहना है कि जब तक परिसीमन नहीं होगा, परिसीमन होगा सन 2026 में, यानी कि परिसीमन के बाद ही इस कानून को लागू किया जा सकता है। यदि परिसीमन 2026 में हुआ तो यह 2029 में लागू हो सकता है। लेकिन यदि परिसीमन न हुआ तो 2029 में भी लागू नहीं होगा। तो अगला परिसीमन कब होगा? 2026 में।
और यह संभावित है। अब तक कितनी बार परिसीमन हुआ है? 4 बार, 1952, 62, 72 और सन 2002 में। 2029 में इलेक्शन हुए तो उनमें यह लागू होगा अगर परिसीमन हुआ तो हाल ही में कौन सा बिल पेश किया गया है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया गया है। सन 2008 में जब लोकसभा का विघटन हुआ था तब पहली बार 108वां बिल नारी आरक्षण से संबंधित पेश किया गया था, लेकिन इसमें लोकसभा ही भंग हो गई थी। परिसीमन आयोग था जो इससे पिछला यानी कि सन 2002 में चौथा परिसीमन आयोग था, उसके अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस कुलदीप सिंह। अब हम देख लेते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन से संबंधित भाग कौन सा है? भाग 20 है, अनुच्छेद 368। और किस देश के संविधान से लिया गया है? साउथ अफ्रीका के संविधान से। अब तक कितने बिल पेश हो चुके हैं? 128 बिल, लेकिन एक्ट कितने बने हैं? 105 एक्ट बने हैं। और संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। और ऐसा किस केस में कहा गया था? केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि संविधान संशोधन से संबंधित सभी शक्तियाँ संसद के पास होंगी, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे में कोई संशोधन नहीं कर सकती। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। इसमें अनुसूची 1 को जोड़ा गया था। नेक्स्ट हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। और अब हाल ही में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी ये दोनों शब्द संविधान की प्रस्तावना से सरकार के द्वारा हटा दिए गए हैं, तो इस बात की भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। और इसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अब मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300A भाग 12 में। नेक्स्ट 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। इसमें चुनाव वोट देने की उम्र 21 से 18 कर दी गई। नेक्स्ट 91वां संविधान संशोधन सन 2003। इसमें मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% इसमें कहा गया। नेक्स्ट है 101वां संविधान संशोधन जो GST से संबंधित है, जो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, इसलिए 1 जुलाई 2017 को 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है। 99वां संविधान संशोधन NJAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। यह एकमात्र संविधान संशोधन है जिसको असंवैधानिक घोषित करके इसको रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट है 103वां संविधान संशोधन 2019 से संबंधित है। इसमें EWS के 10% आरक्षण को बताया गया है। नेक्स्ट है 104वां संविधान संशोधन SC/ST की सीट का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और जो एंग्लो इंडियन थे विधानसभा में 1-1 और लोकसभा में 2, इनके आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की हाल ही में बैठक कहाँ पर हुई है? 45वीं बैठक रियाद सऊदी अरेबिया में इसकी बैठक हुई है। इसमें भारत की 41वीं और 42वीं 2 साइट्स को शामिल किया गया है। 41वीं साइट कौन सी है? शांति निकेतन, जिसकी स्थापना हुई थी 1901 में, लेकिन 1921 में यह विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गई थी। और विश्व भारती विश्वविद्यालय विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज है, ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। और 41वीं हेरिटेज साइट कौन सी बनी है? शांति निकेतन, जिसकी स्थापना हुई थी 1901 में। और 42वीं साइट कौन सी बनी है? होयसल मंदिर समूह, जो कर्नाटक में है। इसमें 3 मंदिर समूह आते हैं। 3 कौन से? बेलूर मंदिर समूह, हलेविदु कौन सी है? होयसल साम्राज्य की राजधानी होती थी। और सोमनाथपुर, बेलूर, हलेविदु और सोमनाथपुर, ये 3 मंदिर समूह होयसल मंदिर समूह में आते हैं, जिसको हाल ही में 42वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट का बनाया गया है। अब हम देख लेते हैं कर्नाटक में कौन सी साइट हैं। कर्नाटक में हम्पी, जिसको 1989 में शामिल किया गया था। पश्चिमी घाट, जिसको सन 2012 में शामिल किया गया था। और पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए कौन सी समिति बनाई गई है? माधव गाडगिल समिति। और नेक्स्ट है कर्नाटक से संबंधित पट्टाडकल मंदिर समूह। और हाल ही में कौन सा शामिल हुआ है? होयसल मंदिर समूह। और भारत का पहला शहर जो यूनेस्को की हेरिटेज सूची में शामिल हुआ सन 2017 में अहमदाबाद। और दूसरा शहर जयपुर, जो सन 2019 में शामिल हुआ। अब तक केवल 2 ही शहर हेरिटेज सूची में शामिल हो चुके हैं। 39वीं साइट कौन सी थी? काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना में,
जिसे रामप्पा मंदिर भी कहते हैं। और 40वीं साइट कौन थी? धौलावीरा। 41वीं कौन सी बनी है? शांति निकेतन। 42वीं होयसल मंदिर समूह। तो ये सभी बातें हमको यहाँ से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा 4th क्वेश्चन, G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की हाल ही में चौथी और अंतिम बैठक कहाँ पर हुई है? यह हुई है रायपुर, छत्तीसगढ़ में। यह चौथी बैठक है और अंतिम भी बैठक है। चौथी शेरपा की बैठक कहाँ पर हुई थी? चौथी शेरपा की बैठक हुई थी नूहू, हरियाणा में, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में हरियाणा का एग्ज़ाम आने वाला है। तो इसमें यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि G20 की चौथी शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो हमको ध्यान रखना है नूहू, हरियाणा। G20 की बात कर लेते हैं हम। G20 में पहले 7 देश थे, फिर इसमें 8 देश हो गए, इसको नाम हुआ G8। फिर इसमें 19 देश और एक संगठन, तो इसका नाम हो गया G20। अब इसमें 2 संगठन और 19 देश शामिल हैं। 2 संगठन कौन कौन से हैं? G20 यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। तो 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। इसमें 19 देश और एक संगठन था यूरोपियन यूनियन। 2022 की अध्यक्षता किसने की? इंडोनेशिया ने। 2023 की इंडिया ने की और 2024 की कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। और इन तीनों देशों को किस नाम से जाना जाता है? ट्राइका देश कहा जाता है। 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में भारत मंडपम में G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें अफ्रीकन यूनियन को 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अब हम देख लेते हैं अफ्रीकन यूनियन से संबंधित महत्वपूर्ण बात। अफ्रीकन यूनियन की स्थापना कब हुई? 1963 में। इसमें 55 देश शामिल हैं और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं अजाली ओसेमानी। तो हाल ही में G20 का 21वां सदस्य कौन बना है? अफ्रीकन यूनियन। इसी G20 सम्मेलन में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को भारत के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसमें ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधनों को खोजना है। इसमें लक्ष्य रखा गया कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल को मिलाया जाएगा। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें इसकी भी बात कही गई। और G20 की 2023 में थीम कौन सी थी? वसुधैव कुटुंबकम थी। 1 अर्थ, 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। और वसुधैव कुटुंबकम शब्द कहाँ से लिया गया है? महाउपनिषद से लिया गया है। और वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है? वसुधा। वसुधा का मतलब है पृथ्वी, कुटुंबकम का मतलब है परिवार। ना ये तेरा है ना मेरा है, सब कुछ अपना है। तो ये किस में कहा गया है? महाउपनिषद में कहा गया है। हाल ही में सन 2023 में SCO, G20, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप, महिला बॉक्सिंग, इन सभी की अध्यक्षता किसने की है? सन 2023 में इंडिया ने की है। इंटरपोल की भी की है। और जो हॉकी 2023 में मैच हुआ था हॉकी का, उसकी अध्यक्षता भी इंडिया ने की है। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन, ऑपरेशन सजग। ऑपरेशन सजग का आयोजन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और ऑपरेशन सजग का उद्देश्य क्या है? पश्चिमी तट की सुरक्षा करना। पश्चिमी तट की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सजग को शुरू किया गया है भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राकेश पॉल इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण अभ्यास। मालाबार अभ्यास किन देशों के बीच होता है? क्वाड सम्मेलन, क्वाड संगठन के देशों के बीच होता है। और इसमें कितने देश हैं? 4 देश हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। और इसका आयोजन पहली बार कहाँ पर होने जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। जायद तलवार अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? भारत और UAE के बीच होता है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण ऑपरेशंस। ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो कब हुआ था? 1948 में। और इसमें हैदराबाद का विलय भारत में किया गया था। ऑपरेशन क्लीन का संबंध किससे है? पंजाब में चलाया गया है। नशा मुक्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑपरेशन गोल्डन आर्ब का संबंध किससे? ब्रिटिश किंग, जो किंग चार्ल्स III हैं, इसकी ताजपोशी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन गोल्डन आर्ब। ऑपरेशन गंगा किसने चलाया? यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी सहायता के लिए भारत के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में हाल ही में भूकंप आया था, तो उनकी सहायता के लिए, भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन जीरो आर, जब 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ,
तो रात के 12 बजे भारत के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। इसका नाम था ऑपरेशन 0R। नेक्स्ट ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया? 1984 में सियाचिन विजय इसमें की गई। ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है? इसमें गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया था। कब? 1961 में। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे 1498 में और सबसे बाद में गए थे 1961 में। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन। अत्रेयापुरम पुथारेकेलू एक मिठाई का नाम है जो कहाँ की मिठाई है? आंध्र प्रदेश की मिठाई है। मिठाई का नाम क्या है? अत्रेयापुरम पुथारेकुलू। तो हाल ही में इस मिठाई को जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य की मिठाई है? आंध्र प्रदेश की है और मुंह में रखते ही पानी पानी हो जाता है। इसको कहते हैं पेपर स्वीट। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश की किस मिठाई को जीआई टैग दिया गया है? अत्रेयापुरम पुथारेकेलू। अत्रेयापुरम पुथारेकेलू इस मिठाई को जीआई टैग दिया गया है। अब हम देख लेते हैं जीआई टैग से संबंधित अधिनियम। जीआई टैग, जीआई की फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेटर, यानी कि भौगोलिक संकेतक। विशेष भूभाग में होने वाला कोई उत्पाद जो केवल उसी क्षेत्र में अच्छी क्वालिटी का होता है उसको जीआई टैग प्रदान किया जाता है। इससे संबंधित अधिनियम कौन सा है? 1999 का। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह दिया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था देती है? WIPO, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में स्थित है। पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? सन 2004 में दार्जिलिंग का चाय को दिया गया था। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। कम्बम अंगूर का जीआई टैग किस राज्य को प्रदान किया गया? तमिलनाडु को। सुंदरजा आम का जीआई टैग किसको मिला? मध्य प्रदेश के रीवा को। काला चावल जिसको कहते हैं चकहाओ का जीआई टैग किसको मिला? मणिपुर राज्य को मिला। बसोहली चित्रकारी का जीआई टैग किसको मिला? जम्मू कश्मीर को। और काली मिर्च चावल इसका जीआई टैग किसको मिला? ओडिशा राज्य को हाल ही में दिया गया। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था, जिसकी स्थापना हुई थी 1953 में। ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन। इंटरनेशनल रेड पांडा डे हाल ही में मनाया गया। कब मनाया गया? यह मनाया जाता है सितंबर माह के 3rd शनिवार को। और 2023 में यह कब मनाया गया? 2023 में यह मनाया गया 16 सितंबर को। तो हाल ही में इंटरनेशनल रेड पांडा डे कब मनाया गया? 16 सितंबर को। सितंबर महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। रेड पांडा क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यह विलुप्ति की कगार पर है। इसके संरक्षण के लिए यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इसका निवास स्थान कौन सा है? बैम्बू ट्री, यानी कि यह बांस के वृक्षों पर रहता है। और मूल प्रजाति कहाँ की है? पूर्वी हिमालय, यानी कि चाइना और नेपाल से संबंधित यह मूल प्रजाति पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा विश्व बांस दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को मनाया जाता है। पांडा, अब हम देख लेते हैं पांडा। पांडा किसका लोगो है? WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका लोगो है पांडा। और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th। हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आवास योजना की शुरुआत हुई है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। कब शुरू हुई? 17 सितंबर 2023 को इसकी शुरुआत हुई। 17 सितंबर को क्यों? क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था। और वे कितने वर्ष के हो गए हैं? 73 वर्ष के हो गए हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश में लॉन्च की कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना की शुरुआत की। और इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को आवास उपलब्ध करवाना। जिन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिला उनको आवास उपलब्ध करवाया जाएगा। और जिनकी परिवार की वार्षिक आय 12,000 रुपये से कम है उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश राज्य से है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर है जिसको पहला सोलर सिटी बनाया गया है? सांची। इंडिया का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? उज्जैन में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? 3 जगहों पर किया जाएगा, नोएडा, वाराणसी और आगरा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश राज्य से।
हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख प्लस वालों में पहले स्थान पर कौन है? इंदौर, और दूसरे पर आगरा, और तीसरे पर ठाणे। ये हैं, तो ये सभी बातें हमको यहाँ से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेजर पायल छाबड़ा। मेजर पायल छाबड़ा का संबंध है हरियाणा। हरियाणा में भी कहाँ पर? कैथल। कैथल में कलायत से संबंधित हैं, और ये पहली महिला सर्जन बनी हैं जो पैरा कमांडो बनी हैं, यानी कि महिला सर्जन से पैरा कमांडो बनने वाली भारत की पहली महिला भारतीय सैन्य अधिकारी बनी हैं। इनका नाम है पायल छाबड़ा। पायल छाबड़ा का संबंध है हरियाणा। हरियाणा के कैथल से संबंधित हैं। ये कहाँ पर तैनात थी? लद्दाख। लद्दाख में कहाँ पर? खारदुंगला पास, खारदुंगला दर्रा के पास लद्दाख में आर्मी में ये नियुक्त हैं, और महिला सर्जन से पैरा कमांडो बनने वाली पहली भारतीय महिला सैन्य अधिकारी बनी हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ महिला सैन्य अधिकारी। कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी बनी हैं। क्रिस्टीना कोच कौन है? चांद पर जाने वाली पहली महिला, और मिशन का नाम है आर्टेमिस मिशन। कौन भेजेगा? नासा। और क्रिस्टीना कोच किस देश की हैं? अमेरिका की हैं। दीपिका मिश्रा कौन है? एयरफोर्स में पहला वीरता पदक प्राप्त करने वाली महिला। सुरभि जखमोला कौन है? भूटान में तैनात होने वाली कौन है? सुरभि जखमोला। एनी बेसेंट कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, जिसने अध्यक्षता की थी 1917। 1917 में कहाँ पर? कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। कब? 1924 में। 1924 कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, और इनकी पुस्तक का नाम है गोल्डन थ्रेश होल्ड। और इनके जन्मदिन कब होता है? 13 फरवरी को। और 13 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। तो 13 फरवरी का दिन भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यह भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी, और इनकी बुक का नाम पूछा जाता है गोल्डन थ्रेश होल्ड। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, जिसका हमने पहले भी कहा था कि इसमें हम करेंगे संसद भवन से क्वेश्चंस को डिस्कस। पुराना संसद भवन का हाल ही में नाम बदल दिया गया है। उसका नया नाम क्या है? संविधान सदन। अब इसका नाम होगा संविधान सदन। और हमारे संसद भवन किसका नाम होगा? जो हमारा नया संसद भवन है, इसका नाम हो गया संसद भवन। और पुरानी वाली थी जो, उसका नाम क्या हो गया? संविधान सदन। तो पुरानी संसद भवन का नाम क्या हो गया है? संविधान सदन हो गया है। अब हम देख लेते हैं पुरानी संसद भवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। पुरानी संसद भवन का निर्माण कब शुरू हुआ था? 1921 में। तैयार कब हुई थी ये? 1927 में तैयार हुई थी। और इसके वास्तुकार का नाम क्या था? लुटियंस और बेकर। इसका आकार कैसा था? गोलाकार था। और इसको काउंसिल हाउस कहा जाता था। पहले इसको काउंसिल हाउस कहा जाता था। इसमें 2 हाउस होते थे, लेकिन बाद में हो गया था संसद भवन। अब इसका नाम बदल कर दिया गया है संविधान सदन। और जो हमारी नई संसद भवन है, उसका नाम हो गया संसद भवन। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 28 मई 2023 को, वीर सावरकर की जयंती पर। और इसका आकार कैसा है? इसका आकार है त्रिभुजा आकार। इसमें 3 मुख्य द्वार हैं, जिसमें से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आ जा सकते हैं। और इन द्वारों के नाम है शक्ति द्वार, कर्म द्वार और ज्ञान द्वार। इसमें लोकसभा की सीटों की क्षमता कितनी है? 888। राज्यसभा की कितनी है? 384। और टोटल कितनी है? 1272 सदस्यों की अक्षमता नई संसद भवन में है। नई संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? विमल पटेल थे। और किस प्रोजेक्ट के तहत नई संसद भवन का निर्माण हुआ? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत निर्माण हुआ। नेक्स्ट है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। और जहाँ पर यह लैंड हुआ उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? शिव शक्ति पॉइंट। लेकिन जहाँ पर चंद्रयान 2 के अवशेष मिले थे, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है तिरंगा पॉइंट। तो ये दोनों बातें हमको यहाँ ध्यान में रखनी है। हमारा चंद्रयान 3 6:04 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर लॉन्च हुआ था। इसलिए इस दिन को यादगार बनाने के उद्देश्य से 23 अगस्त को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। नई संसद भवन में क्या स्थापित किया गया है? संगोल, जिसकी ऊंचाई है 5 फीट। और इसके शीर्ष पर कौन है? नंदी की प्रतिमा, जो न्याय का प्रतीक होगा। और संगोल किसका प्रतीक है? सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन। SBI ने NRI, SNRE और NRO के लिए लॉन्च किया
कटिंग एज डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये थी हमारे करंट अफेयर्स जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस किया। क्लास अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।